दूसरी ओर, शिक्षा और नौकरियों में पूरी तरह से आय या आर्थिक मानदंडों के आधार पर एक नए तरह का आरक्षण कई संवैधानिक बाधाओं का सामना करने के लिए नियत था। हालांकि, यह देखते हुए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समुदाय आधारित कोटा के लिए पात्र नहीं होने वालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पक्ष में विशेष प्रावधान संविधान में एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। केवल एक नए कोटा के प्रदर्शन ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है, इसे हटाने में सफल रहा होगा। 3-2 के बहुमत से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। इस प्रक्रिया में न्यायालय ने वैध सकारात्मक कार्रवाई के गठन की अपनी विचार में एक प्रमुख नमूना बदलाव दर्ज किया है। पहली बार, इसने एक तरह के आरक्षण को बरकरार रखा है जो विशेष रूप से 3 मौजूदा श्रेणियों के लाभार्थियों को बाहर करता है और पूरी तरह से आर्थिक मानदंडों के आधार पर बढ़ाया जाता है। जब इंदिरा साहनी 1992 में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन लाभार्थी समुदायों के उन्नत वर्गों को इसके दायरे से बाहर करने का समर्थन किया, तो इसने पहली बार आर्थिक मानदंड का एक रूप पेश किया। हालांकि, मानदंडों का इस्तेमाल व्यक्तियों को बाहर करने के लिए किया गया था, जबकि समूह आरक्षण के लिए पात्र बने रहे। साथ ही, न्यायालय ने कांग्रेस शासन द्वारा शुरू किए गए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान को इस आधार पर रद्द कर दिया कि संविधान केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं करता है। सकारात्मक कार्रवाई की इस योजना के पीछे तर्क यह था कि आरक्षण जातिगत भेदभाव के कारण उन्नति के मुख्यधारा के रास्ते से बाहर किए गए समूहों के लिए मुआवजा का एक उपकरण है, जबकि यह उन्हीं समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लाभ या पुरस्कार नहीं बनना चाहिए जिन्होंने उचित प्रगति किया है। यह तर्क 2019 में पूरी तरह से उल्टा था जब भाजपा के नेतृत्व वाले शासन ने एससी, एसटी और ओबीसी की श्रेणियों के तहत आरक्षण का आनंद लेने वालों के अलावा अन्य वर्गों को पूरी तरह से आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया। लाभार्थी की पहचान के लिए एकमात्र मार्कर के रूप में आर्थिक या आय मानदंड का सहारा अवसर की समानता के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से अस्थिर है। सभी 5 न्यायाधीश इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक मानदंड की शुरुआत संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। हालांकि, न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश यू. ललित सहमत ने सही ढंग से पाया है कि सकारात्मक कार्रवाई के इस नए रूप तक पहुंचने से पहले से ही आरक्षण का आनंद लेने वाले समूहों का बहिष्कार समानता के मानदंड का उल्लंघन करता है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। संविधान संशोधन काफी राजनीतिक सच्चाई के साथ आया क्योंकि बहुत कम सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। कोर्ट इसे हल्के में नहीं ले सकता था। बहुमत ने सकारात्मक कार्रवाई के लिए मानदंड का एक नया सेट और एक नया लक्ष्य बनाने के लिए संसद की शक्ति को स्वीकार किया है। उनकी राय पूरे दिल से उन समुदायों के बहिष्कार का समर्थन करती है जो मौजूदा आरक्षण मानदंडों से लाभान्वित होते हैं, यह तर्क देते हुए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मुक्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा बहिष्कार आवश्यक है और यदि उन्हें शामिल किया जाता है, तो यह इस तरह के आरक्षण प्रदान करने के पूरे विचार को कमजोर कर सकता है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक कमजोरी के आधार पर एक वर्टिकल आरक्षण योजना बनाता है, एक ऐसा कारक जो सभी समुदायों पर लागू हो सकता है, लेकिन जानबूझकर एक बड़े वर्ग को बाहर कर देता है। इस तर्क में कुछ योग्यता थी कि आरक्षण का उपयोग गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में नहीं किया जा सकता है और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के पक्ष में प्रतिपूरक भेदभाव के लिए एक सामूहिक उपाय को उनके निम्न आय स्तरों के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक योजना में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और समान लाभ प्रदान करें। मौजूदा आय मानदंड 8 लाख रुपए प्रति वर्ष एक अलग मामले में न्यायालय द्वारा पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों के अत्यधिक कवरेज में परिणाम के लिए उत्तरदायी है। जब आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट प्राप्त लोगों को केवल 2.5 लाख रुपए से कम कर योग्य आय होती है,
तो 8 लाख रुपए तक की आय वाले वर्गों के लिए आरक्षण लाभ का विस्तार करने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही बहुसंख्यकों का मानना है कि 50% की सीमा केवल जाति आधारित कोटा पर लागू होती है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए नहीं, संवैधानिक रूप से अस्थिर है, क्योंकि यह एक वर्टिकल कंपार्टमेंट है जो खुली प्रतिस्पर्धा खंड से बना है। जब केवल आर्थिक मानदंड का उपयोग करने के विचार को अव्यवहार्य रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि असहमतिपूर्ण राय द्वारा भी किया गया है, तो केवल यह तर्क दिया जा सकता है कि लाभ को अधिकतम लाभार्थियों के लिए संशोधित किया जाना चाहिए था। यदि आय आधारित आरक्षण समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया होता तो आर्थिक मुक्ति के उद्देश्य को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता था। यह डर कि कुछ वर्ग आरक्षण केक के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं, पहले आंशिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर मानदंड द्वारा संबोधित किया गया था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उनमें से संपन्न लोगों को खुली प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। आय मानदंड शुरू करने और ओबीसी को छोड़कर समुदायों के अलावा ईडब्ल्यूएस साइलो से खुली प्रतिस्पर्धा के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनकी पात्रता में समानता का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकार को सभी समुदायों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा खोलने और आय के मानदंड को उच्चतम सीमा से बहुत कम रखने पर विचार करना चाहिए, शायद आयकर स्लैब के समान स्तर पर क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए, ताकि समुदायों के कुछ गरीब वर्ग, यदि वे ओबीसी या मेरिट सूची में भीड़ से बाहर हैं, तब भी ईडब्ल्यूएस योजना के तहत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं।